परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्रनाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब के इस चैनल द्वारा तुलसी भवन के मासिक कथा गोष्ठी कार्यक्रम कथा मंजरी में रचनाकारों द्वारा सुनाई गई कहानियों का ऑडियो वर्सन प्रस्तुत करने का विचार संस्थान के युवा ऊर्जावान मानद महासचिव आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की कल्पना पटल पर आया था, जिसे यहाँ मूर्त रूप दिया जा रहा है। कथाओं के पाठ के क्रम का यह दूसरा भाग प्रस्तुत है। इस भाग में भी 6 कथाकारों की कहानियों का ऑडियो वर्सन प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए कहानीकारों द्वारा प्रस्तुत कहानियों के पाठ का आनंद लेते हैं। तो आप समाचार देख रहे हैं। 26 सितंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे से साहित्य समिति तुलसी भवन द्वारा संस्थान के प्रयाग कक्ष में मासिक कथा मंजरी सह रामधारी सिंह दिनकर की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता संस्थान के मानद महासचिव श्री प्रसेनजीत तिवारी तथा संचालन साहित्य समिति के सचिव डॉक्टर अजय ओझा जी ने की। स्वागत भाषण तुलसी भवन के कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रसन्न वदन मेहता एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती वीणा पांडे भारती जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इन सारे महान भावों का वक्तव्य आप इस वीडियो के भाग 1 में सुन सकते हैं। मैं तस्वीरों की गैलरी से आगे बढ़ता हूं। इसमें आप विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस कार्यक्रम के क्लिप देख रहे हैं और इस कथा मंजरी कार्यक्रम में मंचासीन महानुभावों को देख रहे हैं। बाएं से मानद महासचिव आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी, प्रसन्न वदन मेहता जी और डॉक्टर अजय ओझा जी दिख रहे हैं। डॉक्टर अजय ओझा जी संचालन कर रहे हैं। इनका वक्तव्य आप इस वीडियो के भाग 1 में देख चुके होंगे। गाजीपुरी जी ने दिनकर पर अपनी रचना पढ़ी, दिनकर के साहित्य सृजन की यात्रा पर अपनी रचना सुनाई। प्रसन्न वदन मेहता जी ने स्वागत भाषण दिया। और मंचासीन महानुभावों को आप देख रहे हैं। इसमें मानद महासचिव जी ने भी अपना वक्तव्य दिया था, इनका वक्तव्य आप वीडियो के पहले भाग में सुन चुके होंगे। तो इन कहानियों के क्रम के भाग 2 में जिन लघु कहानियों को लिया गया है उनका नाम और उनके कथाकारों का नाम इस प्रकार है। सरोज सिंह रिश्ते कहानी, देवेंद्र भंजदेव जी अनाहूत, शकुंतला शर्मा प्लेन की चाह, उपासना सिन्हा खिड़की, माधुरी मिश्रा किराएदार और अरुणा भूषण विधवा का गौना। तो आइए इन कथाकारों द्वारा सुनाई गई इन कहानियों का ऑडियो सुनते हैं। आप सरोज सिंह की कहानी रिश्ते उन्हीं की आवाज में सुने। गोपाल और विभाग को उम्र में 3 साल का फासला। पिता सरकारी कर्मचारी थे, दोनों भाई पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। अचानक मां की मृत्यु के बाद दोनों भाई और पिता बहुत अकेले हो गए। बड़ी मुश्किलों से घर परिवार चलता रहा। समय का बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गोपाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर नौकरी पकड़ी और सुबह बैंक की परीक्षा में बैंक में कार्यरत हो गया। दिल्ली में रहने के दौरान सुबह को एक पंजाबी लड़की से प्रेम हो गया। ब्राह्मण परिवार और पंजाबी लड़की घर में कोहराम हो गया। पिता ने शक्ति दिखाई पर बाद में राजी होकर शादी करी। स्वभाव से मिलनसार, रिश्ते में अपनापन खोजने वाला शुभम रिश्तों के लिए हमेशा लड़ाई रहता। जहाँ से रहता उसमें ढेरों झगड़े बनाए। कंपाउंड के अंदर खेलते बच्चों के साथ खेलता हुआ या फिर बुजुर्ग के साथ बैठकर बातें करता हुआ, फिर भी किसी भी तरह से किसी को मदद हो तो हमेशा तत्पर रहता। जीवन में इससे बहुत कम लोग बना
जो कि मैं हम लोग पुणे में रहते हैं। पूरा आए अभी 4 साल ही नहीं हुए थे कि अचानक शुभम की तबीयत बिगड़ी और संसार छोड़कर चला गया। अंतिम यात्रा में मैं भी लोगों का हुजूम देखकर मैं कम सारी सोसाइटी अंतिम यात्रा में सबकी आंखें नम। इतने लोग दिल्ली से आए, बम्बई, जहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं, पड़ोस में कौन है पता तक नहीं होता। मैं समझ गई शुभम ने जीवन में रिश्तों का धन तो कमाया था, प्यार के रिश्ते, निस्वार्थ रिश्ते। धन्यवाद। आप भंज देवेंद्र व्यथित जी द्वारा अनाहूत कहानी शीर्षक उन्हीं की आवाज में सुने। लघु कथा शीर्षक अनाहूत। हम दो, हमारे दो प्राचीन पट पर लिखित सुरवाल पर छिटक कर रह गया था देश। भावना में उफान आया, चिंतन प्रक्रिया शुरू हुई, विचारों का खास प्रतिभास होना आरंभ हुआ, मस्तिष्क भाराक्रांत होने लगा, मन के संतुलन में हुआ एक उद्वेलन। तब परिवार में उसका स्थान कहा। पिताजी का चतुर्थ संतान है दिनेश, उसके बड़ी है दीदी शोभा। दोनों ही परिवार के रहना समाज में अपेक्षित, राष्ट्र के लिए जनसंख्या विस्फोट का कारण वो और दीदी दोनों में संसार में नहीं रहा था। आ गए हैं तो आज अवांछित जीवन व्यतीत करना होगा। नहीं तो छोटा परिवार सुखी परिवार का ढेर खराबाई हो जाएगा। किंतु दोषी कौन? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या उस उनके भावना होती चल जा रही है। जीवन के तुम्हें प्राप्त सैनिक का अभी तो दोष है ना? क्या फिर कल के पगडंडी पर धराशायी कल के प्रेमिक पगडंडी पर चलते चलते क्षण विक्षत होकर कहीं खड़ में गिर पड़ेगा। चलते कहीं उन्हीं मुद्दे का शिकार तो नहीं हो जाएगा। समानों के सरिया पर उसका मस्तिष्क गहरार होकर विश्व पितामह मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा। नहीं बुलावेज मरेगा। आप शकुंतला शर्मा जी की कहानी प्लेन की चाह उन्हीं की आवाज में सुने। मेरी कहानी एरोप्लेन की चाह। एरोप्लेन की चाह। सोनी घरेलू महिला होते हुए अक्सर सभी कार्य को किया करती है। कभी सोनी सोचा करती कि कभी तो एरोप्लेन में बैठूंगी, लेकिन क्या सबके सपने पूरे होते हैं क्या? सोच कर वह भूल चुकी थी, क्योंकि जिसके साथ होती थी जाना वो तो अब नहीं है। सोनी मन से ये बात निकाल चुकी थी, मन की बात मन में ही रख ली। बहुत सालों बाद अब जाकर लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। एक दिन बेटे ने फोन किया कि मम्मी मैं ट्रेन का टिकट निकाल दिया हूँ इंडिगो का, 2-3 घंटों में ही पहुँच जाऊंगी। सोनी ने कहा बेटा अकेले? हाँ मम्मी, कोई डरने की बात नहीं है, प्लेन में और भी यात्री होंगे ही, फिर अकेले का क्या है? तुम में बहुत काबिलियत और होशियारी है, हम लोग यहाँ तुम्हें एयरपोर्ट से उतार देंगे, और साथ में फोन तो है ना, कुछ भी बात होगी तो बता देना। सोनी ने कहा ठीक है बबुआ,
कह रहे हो तो मैं भी निडर हूँ। अकेले तो ट्रेन दुरंतों में सफर कर ही रही हूँ। अब प्लेन की बारी है, कर दूंगी, चिंता मत करो। उधर फोन से हमारी बातें कर बेटा वो दोनों खुश थे। वे अभी फोन काटे नहीं थे तो मैंने भी बातें सुन ली। वे कह रहे थे कि मम्मी प्लेन पर चढ़ के आ रही है। मैं हर खुशी देना चाहता हूँ, इससे खुशी की बात और क्या होगी। अगर मम्मी ना कर देती तो क्या होता, टिकट वापस रिटर्न कर देते। अगर मैं मम्मी को साथ लेके प्लेन पे आऊँ तो एक साल रुकना पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा मम्मी की हिम्मत को। सोनी ने फोन काट दी। जो सुनना था वो तो सुन ली। खुशी के आंसू आंखों में छलकला है। जब अकेले ही चलना है तो डर के क्यों चलूं, निडर होके चलूंगी। हर वो काम जो अधूरा है उसे पूरा करूंगी। आज बच्चे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरी सिर्फ खिड़की के पास वाली थी। मन में सोचती रही, सोनी श्रवण कुमार का नाम विख्यात है। अपने माता पिता को कांवड़ पर चढ़ा कर यात्रा कराने के लिए, लेकिन आज भी श्रवण कुमार होते हैं जो कांवड़ से नहीं प्लेन से ही 7 समुद्र पार की यात्रा करवाते हैं। सोनी प्लेन में बैठने के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट के देवर जी ने पहुंचा दी है और आगे की यात्रा सभी यात्रियों को देखते हुए पूरी कर दी। अजीब एहसास था, डर के साथ एक खुशी भी थी। पति की फोटो डायरी में थी, उनके हर वक्त साथी रखती हूँ। आज वो खुश होंगे अपने बेटे पर कि मम्मी को प्लेन का सफर करा दिया। आप उपासना सिन्हा जी की कहानी खिड़की उन्हीं की आवाज में सुने। मेरी कहानी का शीर्षक है खिड़की। खिड़की में खड़ी सुनीता सामने वाले पेड़ को देख रही। उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी। घोंसले में 2 चूजे और एक चिड़िया थी। कुछ देर में एक चिड़ा आया। उसके मुंह में दाना था जिसे उसने चिड़िया के मुंह में दिया और चिड़िया ने चूजे के मुंह में डाला। ऐसा उन्होंने कई बार किया। सुनीता को ये सब देखना अच्छा लगा। शाम को जब उसके पति रमेश आए तो उसने उन्हें ये सब बताया। रमेश ने सुनीता से अपने बच्चों के बारे में पूछा कि उनका फोन आया था क्या। सुनीता ने नाम में अपना उत्तर दिया। फिर रमेश के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते पीते रमेश ने सुनीता के हाथ में अपने हाथ को रखते हुए कहा कि इतना मत सोचा करो अपने बच्चों के बारे में। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त है, खुश है, तुम भी खुश रहा करो। बच्चे हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं, छुट्टियों में तो आते ही है ना। तुम किसी काम में अपना मन लगाओ। सुनीता ने सिर हिला के अपनी सहमति जाहिर की। दूसरे दिन रमेश के ऑफिस जाने के बाद सुनीता अपने काम खत्म कर फिर खिड़की से चिड़िया के परिवार को देख रही थी। आज भी वही सब हो रहा था। चिड़िया दाना लाया, चिड़िया को दिया और चिड़िया ने चूजे को। अब सुनीता हर दिन उनको देखती। सुनीता उनसे दिल से जुड़ती जा रही। कुछ ही दिनों में चूजे थोड़े बड़े हो गए। चिड़िया उनसे उड़ना सिखा रही। सुनीता को याद आ रहा था कि कैसे वो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। एक दिन सुनीता ने देखा कि चूजे बड़े हो गए, अपने से दाना भी चुगने लगे और उड़ना भी सीखे। अब चिड़िया को उनका ख्याल नहीं रखना पड़ता था। खिड़की में सुनीता से पहले कुछ चूजे थे जो अब बड़े हो चुके थे। वो थे मानो सुनीता को अलविदा करने आए। उनकी चहचहाहट को सुनकर सुनीता खिड़की पर आए। कुछ देर चहचहाने के बाद वो चूजे नीले आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते चले गए। देखते ही देखते वे सुनीता की आंखों से ओझल हो गए। सुनीता की आंखें शून्य को देखती रही। सबकी अपनी दुनिया होती है, ये सोच सुनीता भी अपनी दुनिया में वापस लौटने की फिर से कोशिश करती है, जिसे उसने शादी के बाद अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए छोड़ दी। वो पहले लिखा करती थी, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया करती थी। सुनीता ने फिर से कलम को थामा और फिर लिखने बैठी।
तब शाम हो गई, सुनीता को पता भी न चला। रमेश के आते ही उसने अपनी मधुर मुस्कान और मीठी चाय के साथ उसका स्वागत किया। रमेश सामने मेज पर पड़ी उसकी लिखी हुई कविता को पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद रमेश ने बड़े प्यार से सुनीता को कहा, जिंदगी की शान में तुम्हें तुमने पहली उड़ान भरवा। माधुरी मिश्रा जी की कहानी किराएदार, उन्हीं की आवाज में सुने। मंच को मेरी कहानी का नाम है किराएदार। इधर कुछ दिनों से बच्चे लोग कह रहे थे 11 साल से घर किराए पर दे रहे हो, खाली करवाओ। तुम्हें नियम कानून कुछ भी नहीं पता। 20 साल को घर में रह जाता है, घर उसी का हो जाता है। 2500 में आजकल कोई किराए पर घर देता है क्या? बात तो ठीक ही कर रहे थे सब। जब भी मैं अपने पति से बोलती तो गुस्सा हो जाते और बोलते ऐसा कुछ भी नहीं होगा और होगा तो होगा। इस बार बहू भी आई और भी समझाई कि माँ ये लोग सही ही बोल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में आजकल ऐसा हो रहा है। मैंने कहा यहाँ नहीं होता है, तुम नहीं जानती हो, मगर जिसे किराएदार नहीं एक परिवार जैसे बहू सब ऐसे ही होते हैं माँ। एक बार आप खाली कराने की बात करके देखिए कैसे वो रंग बदलते हैं। मैंने कहा चलो तुमको भी घर दिखाती हूँ और उनसे भी मिलना हो जाए। मैं रास्ते में जा रही थी कि जब दोनों बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे थे तब भगत जी बिना मांगे उसी समय किराए पहुँचा देते। आज तक हम लोगों को किराया मांगने की नौबत नहीं आई। उन पैसों से बच्चों के फीस देने में काफी सहायता मिल जाती है। जब घर बन रहा था तब ना तो धन की सड़क की और ना ही नाली। उन लोगों ने बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन कभी शिकायत नहीं की है। आज तो बहुत घर बन गया, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, सड़क सब तैयार हो गया। इस मुँह से बोलूँगी कि भगत जी घर खाली कर दीजिए। अरे आप इतना क्यों सोचती हैं? बोलिएगा घर को एक घर का एक फ्लोर और बनवाना है। यही सब बातें करते करते हम लोग घर पहुँच गए। भगत जी सब परिवार घर पर ही थे। बहुत श्रद्धा प्रेम से हम दोनों का स्वागत किए। बहू को मुझे खाई में 500 रुपया। इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा 2 महीना में हम लोग खाली कर देंगे, आगे मेरा गृह प्रवेश है, जरूर आइएगा। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, उन्होंने मेरी लाज रखी। मैंने कहा कहाँ लिए हैं? यहीं पर फ्लैट है, अभी नया नया बना है, कम ही लगा है, ज्यादा नहीं लगा। मैं भावुक हो गई। मैंने कहा कि मैं कभी आप लोगों को किराएदार नहीं मानती। क्या कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ से अपने घर में जा रहे हैं। भगत जी की बेटी इनकी बोली आंटी मैं तो पापा से बोल रही हूँ वो घर भाड़ा में लगा देंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे इसी घर में। और उनसे लिपट गई है ना आंटी, और हम लोग पहले से ज्यादा खाना आपको देंगे। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा मैं कहाँ बोल रही हूँ, जो तुम्हारा मन करे चलते भगत जी को नए घर की शुभकामना की देती आई। रास्ते में बहुत से बातचीत के सिलसिले में बोली। इस घर में आने के बाद कई वर्षों तक उनकी पत्नी बीमार रही। कोई दूसरा होता तो कब का घर खाली कर चुका होता, लेकिन भगत जी कभी कुछ बोले नहीं। उस समय उनके तीनों बच्चे काफी छोटे छोटे थे। वे एक ही बात हमेशा बोलते थे, आप हमारे गार्जियन स्वरूप। बहू हाँ माँ और बहुत बेटे सच्चे हैं और अच्छे हैं। जब घर आकर अपने पति को बताई कि भगत जी अगले महीने घर खाली कर देंगे, वे लोग एक फ्लैट खरीद लिए। मेरे पति भी सुनकर बहुत उदास हो गए। बस इतने ही कहे कि वे लोग बहुत अच्छे आदमी थे और अच्छा किराएदार बहुत भाग्य से मिलता है। उस दिन घर में उस रात बड़ी शांति छाई रही। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच कोई अपने ही आदमी घर से जा रहा है। आप अरुणा भीषण जी की कहानी विधवा का गौना, उन्हीं की आवाज में सुने।
मंच को नमन करते हुए एक आग्रह करूंगी, छोटा सा, बुरा ना लगे, अपने अपने मोबाइल वाइब्रेट ध्यान एकदम चला गया। धन्यवाद। मेरे लघु कथा का शीर्षक है विधवा का होना। नीरज नाम था उसका, लेकिन पूरे गांव के लिए नीरजवा ही था। उसकी माँ ने अपनी शादी वाली दुशाला के एक किनारे में नीरजवा के जन्म के बाद से ही 7 गांठें लगा रखी थी। उसका विवाह सुमंगली से होना था, मगर 2 बार विवाह मंडप से वह उड़ चुका था। इस बार जब भागा तो भवन पड़ चुकी थी। वह शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कि वो अपने बड़े भाई की तरफ बाल विवाह नहीं करेगा। इसीलिए कि वह अपने बड़े भाई की तरफ बाल विवाह नहीं करेगा। कुछ समय तक तो उसके बड़े भाई को भी सारे बच्चे दूल्हा दूल्हा चिढ़ाते थे, और जब से नीरजवा के शादी के मंडप से भागा था, उसे भी चिढ़ाने लगे थे दूल्हा दूल्हा। साइकिल के चक्के को लट से दौड़ाते हुए उछल कूद करता अपने घर की दालान से निकला ही था कि बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दूल्हा आया दूल्हा आया। अपनी भूले उसने सुना ही नहीं, लेकिन जब बच्चों ने बिना रुके ही उसे चिढ़ाना लगातार जारी रखा तो उसे गुस्सा आया और उसने उसी लट से बच्चों को दे मारा। लट हवा में नाचता हुआ सूरजवा के सर पर जा लगा और वो वही हम से गिरने के साथ ही दलान से लुढ़कता हुआ बाहर गलियारे में आ पहुंचा। वहां सभी ने देखा सूरजवा की आंखें पुतलियां बिल्कुल नाच सी रही थी। सहसा काका ने सभी को एक किनारे होने का इशारा किया और अपने गंजे से विधवा का माथा कान सर धड़ रगड़ रगड़ कर पोंछने लगे। सूरजवा का सिर काका के बाहों में झूल ही गया। देखते ही देखते पूरे गांव में भगदड़ मच गई। सूरजवा की माँ बेसुध से भागती हुई आकर काका को एक तरफ झटकी और विधवा को अपने सीने से लगाकर उस पागलों की भांति दहाड़ मारने लगी। नीरजवा मारती है हमारे सूरजवा को। उसका गर्दन सुनकर सारे लोग अटक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लकड़ी से मारने से कोई मर ही सकता है। अरे बच्चे तो आपस में खेल खेल में मारा पीटी करते ही हैं। सूरजवा की माँ भागते हुए घर के दलान तक पहुंची और घुसते ही पर अपने बच्चे को आंचल में समेट कर दहाड़ मारने लगी। अरे नीरजवा क्या कर दिया रे, हमारे सूरजवा को मार नहीं दिया। इतने में गांव के सरपंच की सूचना पाते ही पुलिस की गाड़ी और नीरजवा को पकड़कर ले गई। सुधार गृह में नीरजवा ने यौवन का वह अनुभव किया और फिर उसे अपनी सुमंगली की याद सताने लगे। एक दिन साल सा गुजरने लगा। वो घड़ी आ गई जब सुमंगली के गौने का इंतजार करने लगा। जब नीरजवा और उसके कुछ साथियों के साथ उसके बाबूजी सुमंगली के दरवाजे पर पहुंचे तो सुमंगली ने विधवा का वस्त्र पहना हुआ था। यह देखकर नीरजवा और सभी बाराती चौंक गए, लेकिन उसने जिद कर रखी थी कि वो नीरजवा के साथ गांव दौरा कराकर नहीं जाएगी। उसके माँ बाबूजी उसके सभी सगे संबंधियों को डरा धमकाकर सुमंगली को गौना करवा कर नीरजवा अपने घर ले तो आया। पर जब वो घड़ी आई तो नीरजवा ने सुमंगली से पूछा क्यों उसने विधवा का रूप धारण किया था। इस पर सुमंगली ने कहा तो जब से शादी के मंडप से भागा था ना तो मुझे सभी सहेलियां चिढ़ाने लगी थी, दुल्हनियां आई दुल्हनियां आई। यह सुनकर सूरजवा ने ही मेरे साथ प्यार रचाकर सहेलियों का मुंह बंद करवाया था। यह सुनते ही नीरजवा के कानों में जैसे पिघलता हुआ शीशा उतरता चला गया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। इसी वीडियो